वेलकम इन टू तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे टैग वर्ड्स, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में एक पॉजिटिव का रोल निभाते हैं या कुछ जो नेगेटिव का निभाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन से होते हैं या ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में है और उससे आप ये जज कर सको कि हमारे ये वाला ऑप्शन ABCD में से ये चीज़ सही है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ तो एक अच्छे से याद रख लेना कि ज़रूरी नहीं कि ये ऑप्शन जहाँ पर भी आ जाए वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ज़्यादातर अभी तक क्या हुआ, जो एक एक्सपीरियंस बेस पर हर कोई टीचर बता रहा है, ठीक है, वो ये है कि इन सब वर्ड्स को अगर आप देखो तो जब भी ये ऑप्शन में आए तो 99% चांसेस रहता है कि यही ऑप्शन करेक्ट होते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव वर्ड बोल दिया जाता है और इनका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव निकलता है, इसलिए इसको हमने पॉजिटिव वर्ड बोला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले एक वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसका यूज़ कब होता है, सपोज और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पर यह कह रहा है कि एज अ टीचर आपने बच्चों को ये एक्टिविटी दिया। ठीक है, अब इस एक्टिविटी से क्या बोलते हैं, मान लीजिए कह रहा है फिजिकल डेवलपमेंट खाली हो रहा है, ठीक है, भौतिक विकास हो रहा है, ठीक है, या उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या आप देख रहे हो कि 2-3 ऐसे डेवलपमेंट जो इस एक्टिविटी की वजह से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो ऑप्शन, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वहाँ पर आप गलत कर दोगे कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है, ये एक्टिविटी नहीं करानी चाहिए। ठीक है, अब कोई एक एक्टिविटी ऐसे करवा रहा है कि बच्चों को किस टाइप की एक्टिविटी करानी चाहिए या उनका जो आप एग्ज़ाम लेते हो, ठीक है, उसका इवेल्युएशन कैसे करना चाहिए, तो ऐसी एक्टिविटी करवाओ या ऐसा पढ़ाओ या ऐसा इवेल्युएशन करो, ऐसा मूल्यांकन करो जिससे उसके ओवरऑल डेवलपमेंट का पता चलता हो। ठीक है, बेसिकली ये बात होगी। प्लस यहाँ पर कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, हमें पता है। ग्रोथ क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, एक स्टेज के बाद रुक जाती है, मगर जो डेवलपमेंट होता है वो वॉर्म टू टॉर्म चलता है, मतलब जन्म के बाद से लेकर मरने तक का क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। और क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, ठीक है, सारा डेवलपमेंट होना चाहिए। अब देखो एक वाइगोस्की के सब बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनके कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो वाइगोस्की ने यूज़ किया अपनी थ्योरीज़ में, ठीक, और जो वो समझाना चाहते हैं कि जैसे बच्चे के विकास के लिए, ठीक है, या उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी बहुत अहम रोल, बहुत अहम किरदार निभाती है। हिंट या क्लू अगर कोई टीचर दे रहा है, असिस्ट मतलब मदद कर रहा है या हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, सब पॉजिटिव्स में जाएंगे कि बच्चा अगर सोसाइटी में रहेगा, ठीक है, सोशलाइज रहेगा तो वो अच्छा विकास करेगा, ना कि वो अकेले रह के कर सकता है। ठीक है, बच्चा अगर किसी टास्क को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अगर आपने हेल्प किया या आपने हिंट दिया तो वो कर लेगा, ठीक है, तो हम कह देंगे कि आपने उसको असिस्ट किया, आपने उसकी मदद किया। ठीक है, इसी का एक दूसरा वर्ड होता है जिसको हम बोल देते हैं इसके फोल्डिंग, ये आपने ऑप्शन में अक्सर देखा होगा। ठीक है, इसके फोल्डिंग का सीधा रिलेशन वाइगोस्की की थ्योरी से। इसके फोल्डिंग मतलब होता है ढांचा, जो हिंदी में बोलते हैं क्या हम, ढांचा बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक सीढ़ी का काम करता है, ये जो आपने हेल्प किया है ना, ये एक तरीके से इसके फोल्डिंग होता है कि गाइड करना, आपने गाइडेंस की है, मतलब कि आप उसको कंप्लीटली मत बता दो। ठीक है, मान लो आपने कोई उसको क्वेश्चन दे दिया, कोई टास्क दे दिया, आपने कंप्लीटली करके दिखा दिया, वो चीज़ एकदम गलत है, नेगेटिव है। लेकिन अगर आपने उसको गाइड किया, एक हिंट दिया और अब उसने कर लिया, तो उसको हम बोल देते हैं इसके फोल्डिंग। ठीक है, और एक चीज़ होती है जो आपने सुना होगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब इसका ये होता है कि ये जो टास्क है, मान लो कोई बच्चा है वो अपने तरफ से, ठीक है, वो इतना कर सकता है, ठीक है, अब आपने थोड़ी मदद कर दिया तो वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने तक, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया जहाँ तक वो खुद अकेले कर रहा है, इनके बीच का जो एरिया होता है इसको हम बोल देते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये एक आप समझ सकते हो, एक लाइन है, ठीक है, लाइन के उस पार जो बच्चा किसी और की मदद से कर सकता है और लाइन के इस पार जो बच्चा खुद अकेले इंडिपेंडेंटली कर सकता है। ठीक है, उन दोनों के बीच की जो लाइन है उसको हम बोल देते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, सेम अगर ऐसे हम देखें कि पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है। पीयर ट्यूटरिंग मतलब होता है कि जब आप बच्चे को कोई एक्टिविटी, कोई टास्क करवा रहे हो, अगर आप उसको ग्रुप एक्टिविटी में करवाओगे, ठीक है, मतलब आप उसके दोस्तों के साथ अगर कोई चीज़ सिखाओगे, ग्रुप लर्निंग, तो वो क्या एक अच्छा मेथड माना जाता है टीचिंग का। उससे क्या होगा कि बच्चा फ्रीली सब कुछ बोल सकेगा, आप उस पर ऑब्जर्व कर सकोगे कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मे भी वो आपसे नहीं कह पा रहा हो, शर्मा रहा हो या डर रहा हो एज अ टीचर, ठीक है, हो सकता है कि वो आपको ना वो चीज़ समझा पाए, तो अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से वो चीज़ सीख सकता है। ठीक है, और अगर उसके अंदर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव टीचिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चे के साथ कोऑपरेट करता है, मतलब एक तरीके से वो गाइड भी करेगा, इसके फोल्डिंग भी देगा। ठीक है, अब बच्चों को क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा, उसके साथ साथ कोई एक्टिविटी, कोई टास्क करेगा, ठीक है, जिससे बच्चा क्या करे, एकदम फ्रीली सीख सके। मतलब कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टीचिंग हो, आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जिसमें आप बच्चों को एक अहम प्लेस पे रखोगे। ठीक है, ये नहीं कि क्या बोलते हैं वो आपसे डरे या वो पैसे उसमें चला जाए, हमेशा वही एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी सेम ये चीज़ हो गई।
ठीक है, कि कोई भी अगर मान लो वाइगॉस्की का कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर उसमें आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये सब वर्ड्स अगर आपको दिख गए तो आप इसी पे टिक कर देना, ठीक है, 100% ही को आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, या कंस्ट्रक्टिव, ये पियाजे का जो थॉट था कि बच्चा क्या होता है, चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। मतलब आप उसके सामने कोई टास्क रख दो, वो खुद उस चीज़ को सॉल्व करेगा, उसमें उलझा रहेगा, मगर वो बाद में क्या करेगा, वो सीख लेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप कुछ मत करो। तो लर्निंग बाय डूइंग भी एक अच्छा मेथड होता है। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन या पढ़ाई, या कोई भी ऐसा माहौल या कोई भी ऐसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आजकल वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर उस सिनारियो क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, चीज़ें क्या हो रही हैं, वो एक तरीके से कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको पनिश किया जा रहा है, ठीक है, या उसको मार रहे हैं, या उसे डरा रहे हैं, या उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं लोगों से, ठीक है, तो क्या होगा कि वो बच्चे के लिए गलत चीज़ होगी, ठीक है। तो अब सही क्या होना है कि जो होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, क्या चाइल्ड सेंटर्ड हो, ठीक है। बच्चे को टीचर इनकरेज कर रहा हो अगर, ठीक है, अफेक्शन लव, मतलब अगर उसको सराह रहा है, ठीक है, उसको सहानुभूति देता है, इंकरेजमेंट देता है, मोटिवेशन देता है, तो ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव्स में जाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि किसी को कोई भी डिसेबिलिटी हो, ठीक है, आप उसको सारे बच्चों के साथ रख के पढ़ा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर डिसेबल बच्चा तो उसके लिए अलग स्कूल है, कोई अच्छा इस बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसके लिए अलग स्कूल है, कोई इस कल्चर से इस रिलीजन से आ रहा है तो उसके लिए अलग स्कूल है, नहीं, स्कूल सबके लिए है, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल मतलब क्या होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है, मतलब आप बच्चों के सामने कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट करो जिसमें क्या हो, उनको इंटरेस्ट हो, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कोई चीज़ हम समझा रहे हैं, ठीक है, अब क्या होता है, मान लो अगर हमको यहाँ पे टॉपिक समझा रहे हैं, एक है कि हम बोल के समझा रहे हैं, एक है कि हमने फोटो दिखाई, और एक हो गया कि हमने कोई एनिमेशन वाली वीडियो दिखाई, तो जाहिर सी बात है आपको एनिमेशन वाली वीडियो से ज़्यादा समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यूरियोसिटी मतलब कि बच्चे के अंदर उत्सुकता होनी चाहिए किसी चीज़ को जानने के लिए, और वो चीज़ आप दबाओ नहीं एज अ टीचर। या आपने देखोगे क्लास में अगर बच्चा कोई भी पूछ लेता है, आप टीचर क्या कहता है कि तो सिली क्वेश्चन ही क्यों पूछ लिया है, ठीक है, बाकी बच्चे हंसने लगते हैं, तो उसके अंदर से आप क्या कर रहे हो, उसकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसी भी चीज़ पूछना चाहेगा जो बहुत ज़रूरी होगी, तो डर के मारे नहीं पूछ पाएगा कि अभी सब लोग फिर से हंसेंगे, ठीक है। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। क्यूरियोसिटी को आप एक पॉजिटिव उसमें लेके जाओगे। आप जो भी पढ़ा रहे हो उसमें आप डेली लाइफ एग्जाम्पल दो, ठीक है, मतलब जो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो, जो उसके आसपास का हो, जो आपको लगता है कि उसने देखा होगा अपने एटमॉस्फेयर में, तो वैसे एग्जाम्पल्स दो आप, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमको इसके फोल्डिंग एग्जाम्पल देना हो, ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि सब इसके फोल्डिंग होता है कि कोई टीचर या कोई भी एल्डर किसी अब छोटे बच्चे को या किसी चाइल्ड को, स्टूडेंट को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। सपोज करो आप जब छोटे थे, आपको साइकिल चलाना सीखना था, तो पीछे से आपके पापा के आपकी साइकिल को होल्ड किए रहते थे, ठीक है, ना तो वो पूरे तरीके से काबू किए रहते थे कि आपको बस बैठना पड़े, ठीक है, और ना तो वो इतना आपसे दूर रहते थे कि आप गिर जाओ डर के मारे, आपको भरोसा रहता था कि गिरेंगे तो पापा पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से इसके फोल्डिंग का हो गया। अब ये आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, वो अपनी लाइफ से क्या कर लेगा, मैच कर लेगा। प्लस यहाँ पर एक चीज़ होती है डाइवर्सिटी और वेरियस मेथड्स, मतलब अगर किसी भी टीचर के क्लास में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि बहुत तरह के लोग बच्चे बैठे हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेगा टीचर, और उस सिनेरियो में पढ़ाने के लिए उसको वेरियस मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया कि किसी बच्चे को किसी क्लास में कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है, कोई इस कल्चर से आ रहा है, कोई इस बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, तो एज अ टीचर आप क्या सबको सेम मेथड से पढ़ाओगे या वेरियस मेथड से, तो हमेशा क्या वेरियस मेथड से, ठीक है, लेकिन आप पढ़ाओगे सबको साथ ही में। अब देखो एक वर्ड आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इन दोनों का मतलब ये होता है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने भी कोई चीज़ आपको पढ़ाई, अब तुरंत मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट डे हमने कुछ पढ़ाया, फिर से हमने क्वेश्चन पूछ लिया एंड में, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव में जाता है, क्योंकि इससे आपको तुरंत फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चे को कहाँ पर लैक हो रही है, कहाँ पर वो मेरे टॉपिक में कौन सी चीज़ को नहीं समझ पाया, ठीक है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट मतलब होता है कि आपने एंड में, मतलब जो हम टर्म एंड एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, अब हम वहाँ से मूल्यांकन करेंगे। तो मान लीजिए मैंने आपको 6 महीना पढ़ाया, अब जाके हमने एग्ज़ाम लिया, ठीक है, कितने चैप्टर्स का, कितने सब्जेक्ट्स का, अब उतने अच्छे से हम नहीं समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, जितना हम एक टॉपिक एक लेसन पढ़ा के आपका फीडबैक लेके समझ सकते हैं। तो समेटिव असेसमेंट होता तो अच्छा, मगर पॉजिटिव ज़्यादा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा वो नेगेटिव उसमें चला जाएगा। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को देख के करना, क्या पता क्वेश्चन ये पूछ रहा हो टर्म एंड एग्जामिनेशन किस टाइप का असेसमेंट है, और आप फॉर्मेटिव लगा दोगे तो पॉजिटिव है, नहीं, टर्म एंड हो गया, या जो लास्ट में आपके हाफ ईयरली एनुअली सब एग्जाम्स लेते हैं वो आपके समेटिव में जाते हैं, और जो डेली लाइफ टेस्ट होता है, क्विज ले लेते हैं या खड़ा करके पूछ लेते हैं क्वेश्चन, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। अब देखो दो चीज़ यहाँ पर ध्यान देना,
जिन ऑप्शंस में अगर ये ज़्यादा यूज़ हो जाए ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, चार में से कोई एक ऑप्शन ये और बोथ ए एंड बी, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये दोनों ऑप्शन सही में जाते हैं, पॉजिटिव में जाते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन समझ में आएगा तो हो सकता है आप देखो कि कोई ए और बी दोनों आपको सही लग रहा हो, तीसरा ऑप्शन को बोथ ए एंड बी दिया हो, ठीक है, तो एक बार गौर से देखना, इनका ज़्यादा चांसेस रहता है सही होने का। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ये इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को अच्छे से अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है या उसको डेवलपमेंट करना है, उसको सिखाना है, तो उससे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दो टाइप के होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने अगर किसी से पूछा कि ये बताओ तुम्हारे घर के आसपास मान लो बारिश में पानी भर जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो अब इससे तुम डील कैसे करोगे? तो बच्चा क्या करेगा? एक बच्चे ने कुछ जवाब दिया कि हम नगर निगम में कंप्लेन करेंगे, बोलेगा म्यूनिसिपल में करेंगे, एक बोलेगा कि हम ट्वीट कर देंगे, ठीक है, या एक बोलेगा कि ये इस वजह से दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हम कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे, ये चीज़ करेंगे। मतलब क्या, वो आपको डिफरेंट टाइप के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको बोल देते हैं एक तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, कि बच्चे कई तरीके से सोच के आपको बताएंगे, ठीक है। ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। किसी के टॉपिक पे आपने बोल दिया कि ऐसे लिख दो, ठीक है, या आपने कोई सिनेरियो कर दिया ऐसा और पूछ लिया बच्चों से जिससे आपको अलग अलग जवाब मिले। मतलब जब बच्चा ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाए, ठीक है, उस क्वेश्चन को बोल देते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन अच्छे माने जाते हैं बच्चों को किसी चीज़ को सिखाने के लिए या उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है आपने इससे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, मैंने बता दिया मेरा नाम हैदर है, बस बात खत्म। आपने पूछा क्या बोलते हैं, सपोज़ करो कोई चीज़ आपने पूछ लिया कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, ठीक है, उसने बता दिया, ठीक है। आपने पूछ लिया बताओ सबसे पुरानी बिल्डिंग कौन सी है इंडिया में, उसने बता दिया, ठीक है। आपने पूछ लिया कि ताजमहल किसने बनाया, उसने बता दिया। यहाँ क्या है, वो फैक्चुअल आंसर दे रहा है, यहाँ उसको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, आता है तो बता देगा वरना नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो यहाँ उसका मानसिक डेवलपमेंट उतना नहीं होगा जब तक वो अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेगा, सोचेगा नहीं चीज़ों को, ठीक है, तब तक उसका मानसिक विकास उतने अच्छे से नहीं होगा। थिंकिंग प्रीवियस इन्फॉर्मेशन मतलब आप बच्चे से वही बात है, ऐसे क्वेश्चन पूछो, ऐसा पढ़ाओ जिससे क्या करे वो थिंक करे चीज़ों को, और बच्चे को भी आप टाइम दो कि वो चीज़ों को सोचे और जो आंसर दे वो उसको आप पॉजिटिव में लोगे एज अ टीचर, चाहे वो फालतू की बकवास करे तो भी, ठीक है। आप उसका मोरल नहीं डाउन कर सकते, इवन आपको इन्फोर्समेंट भी देना पड़ेगा, शाबाशी भी देनी पड़ेगी। प्रीवियस इन्फॉर्मेशन मतलब आप बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसको हमेशा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से रिलेट करके पढ़ाओ ताकि वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ सके, ठीक है। यही होता है इसका मतलब। अब उम्मीद है कि पॉजिटिव वर्ड्स वाले तो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। टाइम होता तो मैं भी क्वेश्चन यहाँ पर लगा देता लाइन से सबके लिए, ठीक है। तो मेरी थोड़ी गलती है, टाइम है नहीं ज़्यादा, इसलिए आप तक इतनी वीडियो पहुँचा दिया हूँ। बस पॉजिटिव वर्ड्स को आप देख लो, समझ लो, ये लास्ट में बहुत काम आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं निगेटिव वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर सेम हम इसी तरीके से देखते हैं निगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं, इन सब वर्ड्स का मतलब यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है कि जब कोई आपको ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहाँ पर बच्चे को क्लास से टीचर अलग कर रहा है, ठीक है, सेग्रीगेट कर रहा है कि इस वजह से बच्चों को अलग रखा जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो आंसर मतलब निगेटिव होगा। और अगर ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए तो सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, या ये ऑप्शन होगा तो आपको पता होगा कि निगेटिव है, ये गलत चीज़ है। इग्नोरिंग मतलब टीचर बच्चे को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, उसकी किसी क्यूरियोसिटी को, सपोज करो कोई आप लेक्चर दे रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो, अचानक उसने पूछा ये क्यों होता है, ठीक है, तो टीचर बोल देकर बैठ जाओ, ऐसा बाद में बताएंगे भी। तो मतलब आप उसकी क्यूरियोसिटी को या उसका जो भी इंटरेस्ट जिसमें हो रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हो, पनिश कर रहे हो, सपोज करो अगर उसने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, अब क्या पता उसने ट्राई किया हो मगर उससे नहीं हो पाया हो, लेकिन आपने उसको पनिश कर दिया कि तुम होमवर्क करके नहीं लेके आए हो, इसलिए जाओ हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाओ, ठीक है, जो हम लोग के साथ होता था हमेशा, ठीक है। तो कभी कभी आप क्या करोगे, इस चीज़ की वजह से बच्चों को जो वो चीज़ सीख सकता है ना उससे उसको रोक लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ एज अ टीचर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिस्करेज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि मान लो अगर उसका नंबर कम आ गया, ठीक है, अब आप उसको डिस्करेज कर दो कि ऐसा है कि तुम मैथ्स के लायक तो नहीं, तुमको बायो लेनी पड़ेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर आप याद करो, डेली लाइफ एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ ना, तो आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज हो रहा होगा कि हाँ ये चीज़ होती थी, ठीक है। कि मतलब बच्चे को आप डिस्करेज नहीं करोगे, चाहे वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से हो या फिर कोई वैसा डिफरेंस आपको लग रहा है कि बाकी बच्चों में इस अलग चीज़ है, इसके अंदर थोड़ा कमी है, तो आप उसको उसके सामने मुंह पे ना बोल के डिस्करेज नहीं करोगे, बल्कि आप अपना मेथड ऑफ टीचिंग बदलोगे या उसके लिए आप कुछ अलग से प्रयास कर लो, मगर उसको क्या करो बच्चों के साथ रख के, ठीक है, वही नॉलेज उसी तरीके से उसको भी गेन कराओ। अब यहाँ पर देखो टीचर्स वर्क ईजियर मतलब अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे टीचर को आसानी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा।
मतलब ये कि कई बार क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ टीचर ने करवाया, टीचर ने बोला कि ये कर दो, अब ये टीचर ने क्यों किया, ताकि टीचर का काम आसान हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही ऑप्शन में आएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड हो गया। एक्टिव या रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन, मतलब अगर यहाँ पर टीचर एक्टिव हुआ ज़्यादा, बच्चा पैसिव चला गया, तो वो भी नेगेटिव, वो भी गलत हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। हमेशा बच्चा एक्टिव होना चाहिए। रोड लर्निंग को एकदम बायकॉट करना चाहिए। बच्चों को आप मेमोराइजेशन करा रहे हो, रटा रहे हो, रटन विद्या को एकदम हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर बायसनेस, कभी कभी क्या होगा, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर जेंडर इनइक्वालिटी ऑप्शन होगा तो हमेशा ही सही रहेगा, जेंडर बायसनेस होगा तो हमेशा। इसमें तो मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो, 99% ये हमेशा जाता है, फिर भी 1% इसलिए छोड़ा ताकि आप क्वेश्चन पढ़ सको। मतलब सपोज कर लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बॉयज़ की मैथमेटिक्स अच्छी होती, गर्ल्स की नहीं होती है, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। ये क्या शो कर रहा है, ये क्या रिजेंबल कर रहा है, ये जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर बायसनेस वाली बात आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पर अब मान लो कह रहे कि क्या बोलते हैं, लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियाँ रोती, लड़कियों की तरह मत रो, ये सब क्या जेंडर बायसनेस में आता है, ठीक है। ग्रेडिंग, लेबलिंग, कंपैरिजन, कभी भी किसी स्टूडेंट को या बच्चों को एक टीचर को ना तो कंपेयर करना चाहिए, ना उसको लेबलिंग या टारगेट करना चाहिए, ना उसको ग्रेडिंग करना चाहिए कि तुम किसी चीज़ से कंपेयर करो कि तुम इस बच्चे से ज़्यादा अच्छे हो, तुम बेहतर हो। अपने मन में रखो, एज अ टीचर आपको पता है कि कौन बेहतर है कौन बुरा है, ठीक है। लेकिन आप टीचर क्यों होता है कि आप बुरे को बेहतर बना सको, ठीक है, बेहतर तो है वो ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो नहीं बेहतर है हमें उससे बेहतर बनाना, एक टीचर का या किसी भी गुरु का ये काम होता है। ऑनली ही, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं जिसमें वर्ड में आपको ऑनली दिखे ना, जहाँ पर भी ऑनली या हिंदी में ही दिखेगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि बच्चे के लिए कौन सा डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ऑनली फिजिकल डेवलपमेंट एक ऑप्शन है कि एक आ गया ओवरऑल डेवलपमेंट, एक हो गया फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो बस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स के बेस पर कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स हो रहा है, बॉयज़ को गर्ल्स से कंपेयर कर रहे हैं, वो हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखना। डिस्क्रिमिनेशन करना, मतलब आप बच्चे में किसी भी बेस पर, कल्चर के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, पढ़ाई के बेस पर, उसकी नॉलेज के बेस पर, उसके एग्जाम्स ग्रेड के बेस पर अगर आप बच्चे में अंतर कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो मतलब आप वहाँ पर गलत कर रहे हो, वो भी निगेटिव होगा, ठीक है। बर्डन डालना, बच्चों को आपने भर के होमवर्क दे दिया कि शायद अब ये सीख ले, ठीक है, तुम्हें अगर मैथ नहीं आती तो ऐसा है अब रोज़ तुम 100 क्वेश्चन लगाओगे मैथ के, कोई फ़ायदा नहीं, जो आएगी वो भी भूल जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड या लिमिटेड, मतलब आप किसी चीज़ के लिए फिक्स टाइम टेबल कर रहे हो, ठीक है, वो भी चीज़ गलत है। बच्चों को आप किसी भी चीज़ में बांध के मत रखो, ठीक है। डिसिप्लिन अपनी जगह, मगर किसी को एकदम फिक्स कर दो, रूल कर दो उस पर, तो वो चीज़ एकदम गलत है। लिमिटेड मतलब आप यहाँ पर बच्चे के पास ना तो लिमिटेड सोर्स होना चाहिए समझने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं आपने कोई एक टॉपिक पढ़ाया, आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, सेट कर दिया, बस बात खत्म, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल दो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करवाओ आप, ठीक है। आपने कोई भी मेथड यूज़ किया, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है चेहरा देख के उस मेथड से बच्चों को नहीं समझ आ रहा, तो आप दूसरा मेथड तुरंत यूज़ कर लो, वेरियस मेथड यूज़ कर लो, ठीक है। चीज़ों को लिमिटेड मत रखो। अब ये जो नेगेटिव वर्ड्स हो गए, उम्मीद है कि एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एक बार अब जब भी प्रैक्टिस करना, भले 1-2 दिन बचा है जो भी हो, आप जब भी प्रैक्टिस करना, या हो सकता है कि आपका यहाँ पर 90 से 100 के बीच में आ जाए स्कोर, अगला सीटेट आपको और अच्छा करना हो, ठीक है, तो एकदम निराश मत हो। दिसंबर में उसका भी पेपर होगा, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सॉरी दिसंबर कह रहे हैं, वो तो हो गया, जून जुलाई में भी होगा, फिर दिसंबर में भी होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के तब आप ऑप्शन पे टिक लगाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा ज्ञान यहाँ पर हम क्या बांट रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉपिक वाइज कुछ वीडियोस पढ़नी है सीटीपी की, या प्रैक्टिस करना है, टाइम नहीं रह गया, तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या हो सके तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। और आगे भी जो DSSB के एग्ज़ाम आएंगे, जहाँ पे जनरल पेपर का मैथ्स, रीजनिंग ये सब आ रहा है, और प्लस SST वाला, ठीक है, वो पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमारी मेहनत के लिए चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, इसीलिए एंड में बोलते हैं ताकि थोड़ा बहुत आप समझ सको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।